हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं वासिफ़ और आज के इस इरिगेशन के क्लास में हम यूनिट 2 के जो रिमेनिंग पोर्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये कुछ एग्ज़ाम के लिहाज से कुछ अहम डेफिनेशंस दी हुई हैं, इनको डिस्कस करते हैं। हालांकि ये कुछ डेफिनेशंस हमने इससे पहले क्लास में डिस्कस की थी, लेकिन चूँकि उस वीडियो में कुछ वॉइस का इशू था तो वॉइस वहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। चलिए आज की क्लास में इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोर पीरियड क्या होता है। कोर पीरियड बेसिकली जब हम अपने फील्ड्स के अंदर, अपने खेतों में, जब हम अपनी पौध है उसको लगा देते हैं और लगने के बाद जब वो धीरे धीरे थोड़ा ग्रो करने लगती है, कुछ सेंटीमीटर जनरली जब उसकी हाइट हो जाती है, तब उस टाइम पे जो फसल को जो पानी की ज़रूरत होती है तो उसी को हम बोलते हैं कोर पीरियड। तो ये था कोर पीरियड। कोर पीरियड क्या हो गया? वो टाइम जब जर्मिनेशन के बाद, अंकुरण के बाद फसल को जो पानी की ज़रूरत होती है, कुछ हाइट, जब फसल की कुछ हाइट हो जाती है उस टाइम पे जो पानी की ज़रूरत होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कोर पीरियड बोलते हैं। देखें, अगर हम देखें इसको पढ़ें तो जब बीजों का अंकुरण होता है और पौधा कुछ सेंटीमीटर बड़ा हो जाता है तो पौधे को पानी या सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये समय फसल का कोर काल कहलाता है। कोर काल का सप्ताह 2-4 सप्ताह हो लिया जाता है। मतलब 2-4 सप्ताह का इसका क्या मतलब है कि जब हमने फसल को बोया है उसके आफ्टर 1-2 वीक या 4 वीक विद इन दिस पीरियड, वो पीरियड आ जाता है जब हमने उसके ग्रो के लिए वाटरिंग करनी है, वहाँ पे उसको पानी देना है। तो ये हो गया वो कोर पीरियड। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोर वाटरिंग। कोर वाटरिंग क्या होता है? वो जो हमारा जो कोर पीरियड था उस टाइम पे जब हम फसल को जब पानी देंगे तो यही पानी को कहलाएगा कोर वाटरिंग। सिंपल सा है, उसी से रिलेट है कोर पीरियड से। और ऐसे ही सेम है एक चीज़ यहाँ पे, कोर डेप्थ। कोर डेप्थ बेसिकली क्या होती है? जब हमने कोर वाटरिंग जो दिया है कोर पीरियड में, तो वो जो डेप्थ होगी, सपोज़ कर लें कोई खेत है, अब कोर पीरियड में हमने उस खेत को 2 सेंटीमीटर पानी उस फील्ड में हमने दिया, तो ये जो 2 सेंटीमीटर उसकी डेप्थ जो होगी वही होगी उसकी कोर डेप्थ। होप यू अंडरस्टैंड। तो अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा गाइस क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पलेवा सिंचाई। पलेवा सिंचाई हम चलिए देखते हैं क्या होता है। पलेवा सिंचाई को ऐसे समझें कि बेसिकली जो हमारी फसल होती है, जो पौधे होते हैं या जो बीज होते हैं, उनको उनके अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए उनको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। उनको उसमें से पौधा निकलने के लिए। तो बेसिकली इस पौधा निकलने के लिए जो हम पानी देते हैं खेतों को, सपोज हमने कर लिया, हमने कोई भी फील्ड है, कोई गेहूं का फील्ड मान लेते हैं, कोई गेहूं का खेत है और उसमें हमने क्या कर दिया? बीज डाल दिया। नहीं सॉरी, बीज डालने से पहले जो हम मॉइस्चर उसको देंगे, जो हम खेत को अपने इरिगेट करेंगे। क्यों इरिगेट करेंगे? ताकि जब हम उस फील्ड में जब हम पौध डालेंगे, जब हम बीज डालेंगे, तो वो क्या है, उस मॉइस्चर की हेल्प से जर्मिनेशन में उसको क्या होगी? हेल्प मिलेगी और ग्रो करने में वो मॉइस्चर उसके काम आएगा। तो बेसिकली इसी चीज़ को बोलते हैं पलेवा सिंचाई, जो जर्मिनेशन के लिए, अंकुरण के लिए, फसल बोने से पहले जो वाटर जो हम प्रोवाइड करते हैं खेतों को, तो हम इसको क्या बोलेंगे? पलेवा सिंचाई। अब नेक्स्ट के टॉपिक के बारे में बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है गाइस? ये है नंबर ऑफ़ वाटरिंग। नंबर ऑफ़ वाटरिंग का क्या मतलब है?
नंबर ऑफ वाटरिंग का ये मतलब है कि जब हम कि कोई फसल है हमारी, सपोज़ कर लें कि फसल हमारी गेहूं की है, तो गेहूं को जनरली जो पानी की ज़रूरत होती है पूरे अपने क्रॉप पीरियड में, तो हम जो उसकी सिंचाई करेंगे गेहूं को जनरली 50 टू 80 सेंटीमीटर उसके होल पीरियड में उसको पानी की ज़रूरत होती है। तो ये जो सपोज़ कर लें कि हमने उसको 50 सेंटीमीटर पानी उस क्रॉप पीरियड में गेहूं को देना है, तो ये जो 50 सेंटीमीटर जो पानी होगा ये हम एक बार में ना दे के उसको टाइम टू टाइम देते रहते हैं। जब पानी जो खेत का जनरली जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम नेक्स्ट वाटरिंग करते हैं। तो ये जो सारी जो नंबर ऑफ वाटरिंग है, सपोज़ कर लें कि हमने 50 सेंटीमीटर पानी दिया है खेत को 5 बार में, सही है ना। तो ये जो 5 टाइम है इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ वाटरिंग, कि कितनी बार उसको पानी दिया गया है। चलें अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर की बात करें तो टाइम फैक्टर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि देखें, ऐसा होता है कि कभी कभी जो नहरें होती हैं, नहरों को हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, सभी नहरों में हमेशा पानी अवेलेबल नहीं होता। जो 12 मासी होती हैं उनमें तो पानी मोस्टली हमेशा अवेलेबल रहता है, लेकिन जो कुछ नहरें ऐसी होती हैं जो बारिश वगैरह पे डिपेंड होती हैं, तो इसमें कुछ महदूद समय के लिए ही पानी अवेलेबल होता है। लेकिन जो हमारी सिंचाई की ज़रूरत है वो हमें होती ही होती है, चाहे वहाँ पे पानी अवेलेबल हो या ना हो। तो ये जो रेशियो है कि कितने दिनों वहाँ पे पानी अवेलेबल रहा और उस फसल को सिंचाई के लिए जो पानी की ज़रूरत है, तो बेसिकली इन्हीं दोनों चीज़ों को फैक्टर क्या कहलाता है, टाइम फैक्टर कहलाता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो कि हमारा है कैपेसिटी फैक्टर को हम देख लेते हैं। कैपेसिटी फैक्टर को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई भी नहर जो डिज़ाइन की जाती है, ऐसे मान लें कि सपोज़ करें कि कोई भी हमने कैनाल है वो हमने डिज़ाइन की है 5 क्यूबिक पर सेकेंड के लिए, लेकिन वहाँ पे पानी अभी अवेलेबल कितना है, 2 क्यूबिक। तो 5 क्यूबिक और 2 क्यूबिक का तो बेसिकली जो रेशियो होगा वही कहलाएगा। तो क्या हो गया, जो अवेलेबल वाटर है जो 2 क्यूबिक और 5 क्यूबिक का जो रेशियो है वही कहलाएगा कैपेसिटी फैक्टर। अब नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक है क्यूबिक डे बेसिकली कि जो हमारा पर सेकंड में जितना भी पानी जाता है और 24 घंटे में जितने क्या पर सेकंड के हिसाब से किसी भी जो डिस्चार्ज होता है कैनाल के थ्रू, तो हम उसको बोलते हैं क्यूबिक डे। आउटलेट वगैरह क्या होती हैं, जो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर जो हम निकालते हैं जो पानी उसको निकालने के लिए। अब देखते हैं ड्यूटी। चलें अब पहले डिस्कस करते हैं बेस पीरियड को। तो बेस पीरियड को देखते हैं। बेस पीरियड क्या होता है, बेसिकली जो बेस पीरियड को ऐसा समझ सकते हैं, जो फर्स्ट वाटरिंग से लेके जो लास्ट वाटरिंग होती है जो फसलों को दी जाती है, वो टाइम पीरियड कहलाता है बेस पीरियड। तो पहला पानी हमने क्या दिया था, जो पलेवा के टाइम पे, तो
पलेवा के टाइम से लेकर जो लास्ट सिंचाई होगी, जो लास्ट वाटरिंग देंगे, वो जो टाइम है, इसी बफे को, बफा मतलब समय, इसी जो पूरे जो स्पेन है, इसी को हम बोलते हैं बेस पीरियड। और बेस पीरियड, इसके बारे में, ये जो बेस पीरियड है वो क्रॉप पीरियड से कम होता है, क्योंकि क्रॉप पीरियड कब होता है, वो जब फसल कटने का समय, लेकिन जो लास्ट वाटरिंग होती है वो हमारे फसल कटने से कुछ समय पहले होती है। तो क्या होगा, जो बेस पीरियड होगा वो क्रॉप पीरियड से कम होगा। चलें, अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है डेल्टा। तो अब डेल्टा को समझते हैं। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक्चुअली जो हमने किसी भी फील्ड को जो इरिगेट करने में जो पानी दिया है, सपोज़ कर लें कि हमने कोई भी हमारा फील्ड है, उसको हमने 5 बार पानी दिया और हर बार में उसको 2 सेंटीमीटर दिया है पानी। तो जो 5 × 2 टोटल पानी कितना हो जाएगा, जो डेप्थ होगी पानी की, मतलब 10 सेंटीमीटर। तो इसी को हम बोलेंगे डेल्टा। तो क्या कह सकते हैं, जो टोटल जो वाटरिंग का जो सम है, तो उसी को बोलते हैं हम डेल्टा। ड्यूटी देखते हैं, ड्यूटी क्या होती है। ड्यूटी एक्चुअली जब जो 1 पर क्यूबिक पानी जितनी भी एरिया इरिगेट करने की जो कैपेसिटी रखता है, तो वो बोलते हैं उसकी ड्यूटी, उस पानी की ड्यूटी है वो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझे कि कोई भी 1 m³ पानी है और जो एरिया कितना इरिगेट कर सकता है, 2 हेक्टेयर समझ लें। तो वो जो होगी 2 हेक्टेयर, वो 1 क्यूबिक पानी की ड्यूटी कहलाएगी। हो समझ में आ गया होगा आपके। तो ये गाइस, ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थी। और अब हमारा जो है इस यूनिट का ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, अब ये जो टॉपिक है, ड्यूटी, डेल्टा और बेस पीरियड में रिलेशन क्या होता है, अब हम इसको देखेंगे। तो चलें, अब हम पहले देख लेते हैं ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड में क्या संबंध, क्या है, ताल्लुक क्या है, रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे डी क्या है। डी ड्यूटी है, कैपिटल डी से इसको डिनोट करते हैं। सही है, पानी की हेक्टेयर क्यूबिक में ड्यूटी। और बी, कैपिटल बी क्या है, कैपिटल बी है बेस पीरियड दिनों में। और डेल्टा क्या है, पानी की कुल गहराई। तो तीनों जो साइन है, सिंबल है, वो आप समझ गए। कैपिटल डी फॉर ड्यूटी एंड देन कैपिटल बी इक्वल टू बेस पीरियड एंड डेल्टा इक्वल टू टोटल गहराई। तो चले हम पहले इसका पानी का वॉल्यूम निकालते हैं ड्यूटी के लिए। तो समझ ले, देखें, अगर हमारा कोई, हालांकि मैंने इससे पहले जो चैप्टर किया था उसमें आपको हैंड रिटन के थ्रू समझा दिया, एक बार फिर भी समझ लें आप। देखें, मान लिया कोई डी हेक्टेयर हमारा क्षेत्रफल का कोई खेत है और पानी की कुल गहराई उसमें कितनी है, डेल्टा मीटर। तो देखें अब उसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम देखें, एक एरिया हो गया 2 डायमेंशन और गहराई डेल्टा। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डी इंटू डेल्टा, हेक्टेयर मीटर। अब हेक्टेयर मीटर को हमने क्या किया, घन मीटर में बदल दिया, इसलिए हमने क्या किया है, 10⁴ से
मल्टीप्लाई कर दिया है। ये हो गया एक फेज़ हमारा, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। चले अब हम देखते हैं कि हाँ, एक क्यूबिक हिसाब से अगर हमने तो पानी का वॉल्यूम कितना होगा। खेत के इसी क्षेत्रफल में एक क्यूबिक पानी फसल के पूरे बेस पीरियड में, देखिए एक क्यूबिक पानी छोड़ा जा रहा है, बेस पीरियड बी, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू बी। और लेकिन एक दिन में कितने घंटे होते हैं, और जो ये होगा पर सेकंड के हिसाब से होगा। देखें तो 24 आवर्स ले लिए, और 24 आवर्स में मिनट 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड हो गए 60। तो ये टोटल हो गया। तो क्या आया हमारा जो टोटल वॉल्यूम होगा पानी का, 1 इंटू 24 डेज़ को हमने सेकंड में चेंज कर लिया और बी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये देखेंगे दोनों चीज़ें एक ही हैं, वो भी गहराई है टोटल पीरियड की और ये भी है। तो हम क्या कर दिया, दोनों को इक्वल टू रख दिया। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखें डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डी को इसको नीचे लेके आते हैं और कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा रिलेशन निकल के आता है D इक्वल टू 8.64 B अपॉन डेल्टा हेक्टेयर पर क्यूबिक। तो देखें ये जो है इसकी ड्यूटी निकल के आई है, इसको इस रिलेशन को आपने याद रखना है, क्योंकि इस यूनिट से या तो ये रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए आएगा, या फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा, या फिर अभी हम इससे पहले हमने जो छोटी छोटी जो डेफिनेशंस पढ़ी थी वो डेफिनेशंस आएंगी। तो क्या करना है आपको, ये जो रिलेशन है ड्यूटी और डेल्टा में, इसको याद कर लेना है। तो चलें अब हम देखते हैं कुछ, हाँ ये कुछ हमारे यहाँ पे टॉपिक्स हैं। क्रॉप पीरियड, क्रॉप पीरियड बेसिकली क्या होता है, तो देखें क्रॉप पीरियड इससे पहले हमने डिस्कस किया था। जो क्रॉप पीरियड होता है वो बेस पीरियड से ज़्यादा होता है, क्योंकि ये वो टाइम होता है जब फसल के बोने से लेके और जो फसल के कटने तक का जो समय होता है, जो वक्त होता है, इसी को हम बोलते हैं क्रॉप पीरियड। ठीक है, अब बोलते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग आप जनरली आपने टर्म सुनी होगी। ओवरलैपिंग पीरियड क्या होता है, जब कोई फसलों में, खेतों में जो फसल होती है और उसी दौरान उसके कटने से पहले हम जब कोई दूसरी फसल वहाँ पे लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग पीरियड। अब देखें क्रॉप रेशियो क्या होता है। क्रॉप रेशियो क्या होता है, रबी फसल का जो एरिया है और खरीफ फसल का जो इरिगेटेड एरिया है, इन दोनों सीज़न का इरिगेटेड एरिया का, रबी का और खरीफ का, इन दोनों का इरिगेटेड एरिया का रेशियो क्या होता है, फसल अनुपात कहलाता है। अच्छा अब देखते हैं वेट क्रॉप क्या होती है। देखें जिन फसलों की सिंचाई कृत्रिम साधनों द्वारा की जाती है उन फसलों को नहरी सिंचाई कहते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे। चलें अब इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म ये है ग्रॉस कमांडेड एरिया। देखें ग्रॉस कमांडेड एरिया को हम पढ़ते हैं क्या होता है, सिंचाई नहर के नियंत्रण में जितना क्षेत्र आता है उसे नहर का सकल नहरी क्षेत्र कहते हैं। सकल सिंचित, अरे यार हिंदी बहुत टफ है, सकल सिंचित क्षेत्र इक्वल टू कृषि क्षेत्रफल प्लस आकृष्ट क्षेत्रफल। चलें अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। देखिए ग्रॉस का हो गया, सपोज कर लें कि हमारा कोई खेत है, उसमें से हमने क्या किया हुआ है, सपोज कर लें कि हमारा
₹50 का कोई खेत है, सही है, और उसमें से हमने लगभग 10 मीटर लंबी और 2 मीटर चौड़ी हमने क्या किया, उसमें से रास्ता निकाली हुई है। तो देखें, जब हम बात करेंगे ग्रॉस, और देखें अब होगा क्या, जो हमने खेत में से जो अपने रास्ता निकाली थी, इस रास्ते में तो हम फसल करेंगे नहीं, खेती करेंगे नहीं, बल्कि जो इसके अलावा जो हमारा एरिया बचा वहाँ पे हम क्या करेंगे, खेती करेंगे। और लेकिन जब बात की जाएगी ग्रॉस कमांडेड एरिया की, तो हमने क्या रखना है, इस जो हमने रास्ता निकाली है इसको भी प्लस करना है, और जो हम खेती कर रहे हैं जो प्रॉपर जिस एरिया में, उसको भी हमें शामिल करना है। तो यही बोल रहा है कि जो हम कृषि क्षेत्रफल प्लस अकृषि क्षेत्रफल, कृषि क्षेत्रफल क्या हो गया, जो उस रास्ते के अलावा जो भी हमारा एरिया है वो सारा एरिया कृषि हो गया, और जो हमने रास्ता जो निकाली थी खेत में से वो हो गया अकृषि। तो इसमें हम क्या करते हैं, जनरली जो हम खेती कर रहे हैं और वो सारा ये एरिया कवर करते हैं। चलिए अब देखते हैं कल्टीवेटेड चले अब है हमारा, तो हाँ, तो देखें यहाँ से कृषि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखें कृषि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जब भी कोई नहर का जो क्षेत्रफल है उसमें से जब हम क्या करते हैं, आकृष्ट क्षेत्र को निकाल देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, कृषि क्षेत्रफल। ठीक है, ये सेम ऊपर के ही जो हमने अभी डेफिनेशन की उसी से रिलेटेड है। तो चले इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें सपोज कर लें कि कोई नहर लगभग 100 हेक्टेयर एरिया को इरिगेट करने के लिए बनाई गई है। तो नहरी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 100 हेक्टेयर। लेकिन उस 100 हेक्टेयर में कुछ पोर्शन ऐसा होगा जहाँ पे खेती नहीं की जा रही होगी, कुछ भी रीज़न हो सकता है, वहाँ पे रास्ते भी हो सकते हैं और कुछ रीज़न हो सकता है। तो कृषि क्षेत्रफल क्या होगा, जब हम ये टोटल का जो नहर का क्षेत्रफल है इसमें से जो हम आकृष्ट क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कृषि क्षेत्रफल। ओके, अब आपके समझ में आ गया होगा। तो चले अब हम क्या देखते हैं, तो गाइज अब यहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है कि ड्यूटी को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले ड्यूटी क्या होती है, इससे हमने पहले डिस्कस किया कि ड्यूटी क्या होती है, पर क्यूबिक पानी की इरिगेट करने की जनरली फसल को कैपेसिटी होती है। तो वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो अब उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखें, पहला है फसल की किस्म। फसल की किस्म पे ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगी, क्योंकि जो फसलें होती हैं, किसी फसल को अपने ग्रो करने के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा पानी की दरकार होती है, और जो हमारे जो बाजरा वगैरह की किस्में हैं इनको कम पानी की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली अगर हम धान के खेत से और बाजरे के खेत से अगर हम ड्यूटी में कंपैरेटिवली कंपैरिजन करें, तो जो पर क्यूबिक पानी की जो ड्यूटी होगी बाजरे के खेत में वो धान के खेत से ज़्यादा होगी, क्योंकि जो धान को क्या होता है, धान को अपने ग्रो करने के लिए लगभग पूरे उसके पीरियड में 150 सेंटीमीटर का पानी चाहिए होता है, जबकि धान 30 या 40 में भी सर्वाइव कर सकता है, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी दे सकता है। तो बाजरे के खेत की ड्यूटी ज़्यादा होगी। तो इसको हम ये फसल पे जनरली डिपेंड कर रहा है। तो देखें खेत की मिट्टी किस तरह की है,
देखें, अब अगर खेत की मिट्टी को ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें ऑब्जर्प्शन का कितना वो लेवल है। अगर सपोज कर लें कि पानी के मिट्टी के पोर्स बड़े हैं, तो क्या करेगा, जब हम इरिगेट करेंगे खेत को अपने, तो मोस्ट ऑफ वाटर क्या करेगा, परकुलेट होकर